कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बच्चों हमने इससे पहले वाली जो वीडियो पढ़ी थी फंक्शन की, बेसिकली नॉन मैथमेटिकल डेफिनेशन मीन्स फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये पढ़ा। क्लियर है। तो लास्ट में बच्चों आपको अगर ध्यान हो उस वीडियो में तो हमारी एक प्रॉब्लम रह गई थी। क्या थी वो प्रॉब्लम? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों इसका डोमेन रेंज रह गया था निकलने से। तो चलिए मैं इसे पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए पहले डोमेन देखिए। एफ एक्स इज डिफाइन, एफ एक्स कब डिफाइन होगा? इफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0। बच्चों डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो फंक्शन डिफाइन नहीं, वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? आप जानते होंगे, देखिए इधर बच्चों, फाइनाइट ओवर 0 इनफाइनाइट होता है, और यहीं पे फाइनाइट ओवर इनफाइनाइट कर दिया जाए तो वो 0 हो। किसी भी छोटी फाइनाइट क्वांटिटी को अगर इनफाइनाइट से हम डिवाइड कर दें तो उसकी वैल्यू 0 आती है। तो इसलिए ये केवल 2 और -2 रियल नंबर में से निकाल देंगे तो ये आपका डोमेन बचेगा। ठीक है साहब। अब इसके बाद आइए रेंज के लिए। तो चलिए फंक्शन एफ एक्स था, एफ एक्स को हम बाई ले लेते हैं। मैंने पढ़ाया है, सिखाई दिया है कि बाई और एफ एक्स एक ही चीज है। बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4। हम क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यानी कि एक्स को बाई के टर्म में लाना, सीधी सी बात ही है। तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई प्लस 1 बाई माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू ट्वाइस ये अंडर रूट लेंगे, 4 का अंडर रूट 2 और ये बाई प्लस ओवर बाई माइनस 1, ये बचा आपका। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? यस। अब एक्स कब डिफाइन होगा? जब ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। खुद बताओ मुझे, एक्स रियल कब होगा? जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। अब यहां देखिए बच्चों, दो संख्याओं का डिवीजन हमारा 0 या 0 से बड़ा है। दो संख्याओं का डिवीजन हमारा पॉजिटिव है। ऐसा कब हो सकता है? या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों अपने आप पहले से ही, बोलो बच्चों, या तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव हों या दोनों संख्याएं निगेटिव हों। अगर दोनों संख्याएं निगेटिव है तब भी तो डिवीजन उनका 0 से बड़ा हो जाएगा, बोलो। तो हम क्या करते हैं, चूंकि हमें कुछ नहीं पता इन दोनों के बारे में, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली संख्या है बाई माइनस 1, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, नीचे वाली जो संख्या है वो बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गई। अब बाई माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया यानी कि पॉजिटिव हो गई वो। तो अब बच्चों न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर 0 या 0 से बड़ा है, और डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमने पॉजिटिव बना ही लिया, तो साफ सी बात है न्यूमरेटर भी हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए या नहीं? जैसे x ओवर 4 ग्रेटर देन 0 है। अब चूंकि 4 तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है ही, तो इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा तभी तो x ओवर 4 0 से बड़ा हो सकता है, बोलो। तो मैंने क्या करा था, इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे संख्या पॉजिटिव बना दी। तो चूंकि अब ये पॉजिटिव हो गई तो साफ सी बात है ऊपर की संख्या भी पॉजिटिव होनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या है बच्चों इसके? 1 एंड -1 रख दिए मैंने, तो प्लस माइनस प्लस। अब क्या मतलब हुआ, ये पूरा का पूरा सिस्टम मुझे पॉजिटिव चाहिए 0 से बड़ा। तो पॉजिटिव कहाँ है? एक तो -1 से इधर और एक 1 से इधर। तो रेंज क्या हो गई? y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट थिंग्स और है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। मैंने -1 पे इक्वल टू का साइन लगाया है, 1 पे नहीं लगाया, जबकि यहाँ पे दोनों फैक्टर से आगे ग्रेटर देन 0 था। बच्चों यहाँ क्यों नहीं लगाया मैंने इस पे? क्योंकि नीचे बाई -1 डिनोमिनेटर में आ रखा है। अगर मैं यहाँ बाई को वैल्यू 1 दे दूं तो ये हमारा जो संख्या है ये अनफाइनाइट हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो भैया बाई को चूंकि डिफाइन करना है, यानी कि ये एक्स के इक्वल थी, चूंकि एक्स को डिफाइन करना है तो बाई की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हम। तो 1 नहीं ले सकते यानी कि इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, तो इसलिए 1 से +∞ आप लेंगे। बात यहाँ तक क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डोमेन रेंज आपने आराम से
निकाल लिया होगा, सीख गए होंगे। चलिए बच्चों नोट करिए जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। देखिए बच्चों इधर ये दो सेट हैं आपके पास, सेट ए एंड सेट बी। इसमें नॉन एम्प्टी सेट है बच्चों, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 6 7 और ये एट कह दे रहा हूं। सुनिए बात को, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, then if function f is said to be from A to B if each element of set A is uniquely to every element if each element of set A is expressed to any element of set B is known as function। देखिए बच्चों मैंने ए को इससे मिलाया, बी को इससे मिलाया, ये इतना तो हमने रिलेशन में पढ़ भी लिया था। बोलो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से मैंने मैच कर दिया, मिला दिया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ए से बी फंक्शन है। अब बच्चों फिर इसकी डेफिनेशन ढंग से समझ लीजिए। देखिए दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो दैट आर कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिकली expressed to any element of set B, then it is called function f such that from A to B। ये बच्चों इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, बड़ी सीधी एंड सच्ची से बोलो। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए सेट ए बी सी डी आर कॉल्ड डोमेन, ये डोमेन है। और सेट बी 1 2 3 4 5 6 7 आर कॉल्ड कोडोमेन। और सेट 1 2 3 4 आर कॉल्ड रेंज। तीन टर्म हमने पढ़े थे बच्चों, इसमें रिलेशन में भी पढ़े थे, सेम यहां भी हैं। कोडोमेन रेंज और डोमेन तो हम बहुत पढ़ते चले आ रहे हैं, पहली पूरी वीडियो में डोमेन और रेंज पढ़ा हमने। अब हमें कोडोमेन क्या है ध्यान से सुनिए, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, बी के वो सारे एलिमेंट, बी के मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट जो बी में है दे आर कॉल्ड कोडोमेन। और सेट ए के जो एलिमेंट है दे आर कॉल्ड डोमेन। और सेट ए के एलिमेंट से जो सेट बी के एलिमेंट जुड़े हुए हैं दे आर कॉल्ड रेंज। तीनों बातें बच्चों आपको क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? बहुत क्लियर समझ में आ गई होंगी, जल्दी से इनको नोट करिए क्विकली। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हिसाब। ये दो नॉन एम्प्टी सेट थे, सेट ए डोमेन है, सेट बी के मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम कोडोमेन, और सेट बी के वो एलिमेंट जो ए से एसोसिएटेड है रेंज। बच्चों इसी एग्जाम्पल को और मैं बढ़िया ढंग से समझाता हूं आपको। इसको मैं फैक्ट्री से रिलेट करता हूं, फैक्ट्री में लेके चलते हैं, या फैक्ट्री को छोड़ दीजिए, आप मार्केट से सर्वे करिए। आप ऐसा समझ लो कि आपको एक रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री लगानी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट में सर्वे करेंगे। सर्वे में आपने देखा कि साहब आपको स्वेटर की जरूरत है, जैकेट की बहुत डिमांड है, हैट जो सर पे लगाते हैं उसकी बहुत डिमांड है, शर्ट की बहुत डिमांड है, पैंट की बहुत डिमांड है, टाई की बहुत डिमांड है, शू की बहुत डिमांड है, और इवन पता नहीं कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी बहुत डिमांड मार्केट में है। अब आप दूसरे नंबर पे कहां जाएंगे? अब आप ये देखेंगे कि वो डिमांड पूरी करने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल है वो क्या होगा। अब आपने रॉ मटेरियल ट्राई करा तो आपने देखा कि भाई ऐसा कर लेते हैं, हम वूल ले लेते हैं, लेदर ले लेते हैं, जूट ले लेते हैं और कॉटन ले लेते हैं। आपने ये क्या करा, ये रॉ मटेरियल कलेक्ट करा। और अब तीसरे नंबर पे आपका आता है फंक्शन मशीन। ये
आपने क्या करा, वूल को मशीन में डाला और वो स्वेटर तैयार हो गया। बोलो बच्चों, लेदर को आपने मशीन में डाला, शू तैयार हो गए। जूट को आपने मशीन में डाला, हैट तैयार हुआ। कॉटन को आपने मशीन में डाला, शर्ट तैयार हुई। बोलो जल्दी से। तो बच्चों ये जो सेट ए है इनपुट, दिस इज कॉल्ड डोमेन। हुआ या नहीं हुआ? सेट ए जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो क्या हुआ, डोमेन। और जो हमने जिससे इस रॉ मटेरियल से जो हमारा रेडीमेड माल तैयार हुआ है, जिसने उसको तैयार किया है, दैट आर कॉल्ड फंक्शन मशीन। बोलो जल्दी से। तो इस ढंग से आपने देखा कि इन रॉ मटेरियल से ये चीजें बनी, लेकिन सारी तो नहीं बनी। क्या क्या नहीं बनी? जैकेट नहीं बनी, पैंट नहीं बनी, टाई नहीं बनी, ठीक। और भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे आइटम है जो नहीं बन पाए। बोलो जल्दी से। तो क्या कहेंगे साहब हम, यानी कि जो मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड है मार्केट की, दे आर कॉल्ड कोडोमेन। यानी कि जो सेट बी के सारे एलिमेंट है वे क्या है, कोडोमेन है। ये मार्केट की डिमांड है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे, दैट आर कॉल्ड डोमेन। और उस डिमांड में से जो मटेरियल, जो एलिमेंट हमारे तैयार हो चुके, दे आर कॉल्ड रेंज। उस डिमांड में से जो एलिमेंट हमारे तैयार हो चुके, जैसे स्वेटर, हैट, शर्ट और शू, दे आर कॉल्ड रेंज। तो मैं बच्चों समझता हूं अब ये फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आइए बच्चों इधर, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या ये तीनों फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना? बोलो बच्चों। ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, ये करता है। अब आप क्वेश्चन तो मुझसे पूछ नहीं सकते जी क्यों, मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नहीं करते। देखिए इधर, यहां इनपुट पर ई एलिमेंट ई खाली पड़ा हुआ है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे, ठीक ही नहीं? तो इसलिए चूंकि यहाँ ई खाली पड़ा है, ये फंक्शन नहीं है। बच्चों ये रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में तो हमने पढ़ा है कि इनपुट पे ठीक है सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। बोलो दूसरा क्यों नहीं है साहब फंक्शन? यहाँ देखिए, एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट बन रहा है, एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट भी नहीं बनना चाहिए। आप इसको फैक्ट्री से भी रिलेट करके जोड़ सकते हो दोनों एग्जाम्पल को। कैसे? आप एक चीज बताइए, आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई और एक रॉ मटेरियल लेके आए, आप कुछ भी ले आए, सपोज करिए आप रबड़ लेके आए, ठीक, और वो रबड़ यहाँ पे खाली वेस्टेज पड़ा है, रबड़ से आपने कुछ बनाया तो है ही नहीं। रबड़ मार्केट से खरीद लाए, पैसे खर्च कर आए, लेकिन रबड़ से कुछ नहीं बनाया, तो फैक्ट्री को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो फैक्ट्री को स्मूथ प्रॉफिटेबल कंडीशन में चलने के लिए क्या होना चाहिए, जितना भी रॉ मटेरियल आपके पास है उससे कुछ ना कुछ बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बच्चों इसलिए यहाँ इनपुट पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकेंड, एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट नहीं बनने चाहिए, अदरवाइज फैक्ट्री आपकी प्रॉफिट में नहीं रहेगी। मतलब आज आपने जो रबड़ इनपुट लिया था उससे पता चला कि कल को आपने आज आपके 100 ट्यूब बन गए और कल उतने ही किलो रबड़ से आपके 120 ट्यूब बने, फिर परसों को आपके 80 ट्यूब बने, फिर आपके 200 ट्यूब बने। तो ये कंडीशंस फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए एप्लीकेबल यानी कि अप्रोप्रिएट नहीं है। यानी कि फिक्स होना चाहिए कि अगर 10 केजी रबड़ हमने रॉ मटेरियल लिया है तो उससे 100 टायर या 100 ट्यूब ही बनने चाहिए। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? जो एप्रोप्रिएट फैक्ट्री को स्मूथ कंडीशन में लेके जाएंगे। तो मतलब एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट नहीं होने चाहिए।
क्लियर है बच्चों? सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं, यहां पर आपका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रहेगी कि इनपुट पे खाली नहीं होना चाहिए और एक इनपुट से एक से अधिक आउटपुट नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे आइए, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। कैसे साहब? बहुत सिंपल सी चीज है। आपने जैसे यहाँ पे लिया है, लेदर लिया है और कॉटन लिया है, तो लेदर और कॉटन दोनों को मिला के आप जैकेट तैयार कर सकते हो। जल्दी से बोल दो, क्या कर सकते हैं आप? लेदर और कॉटन को मिला के जैकेट तैयार कर सकते हो। सेकंड थिंग, एक थोड़ा सा अनयूजुअल एग्जाम्पल ले रहा हूं बच्चों, अदरवाइज नहीं लेना इसको कोई भी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर याद ही रखने वाली बात है। एक बच्चे के 2 बाप नहीं हो सकते, 2 बच्चों का 1 बाप हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि दिस इज नॉट ए फंक्शन एंड दिस इज ए फंक्शन। तो मैं समझता हूं ये फंक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये फंक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। अब ये मुझे नहीं पता कि मेरे लिए अच्छा है या बुरा, मीन्स मुझे कैसे किस तरफ लेके जाएंगी चीजें। अगर बात मैं बच्चों इसको सिर्फ एकेडमिक लेवल की करूं, तो एकेडमिक लेवल में फंक्शन की आपकी जो एक्सरसाइज थी वो मुश्किल से मुश्किल एक वीडियो में आपकी खत्म हो जाती। लेकिन मेरी इच्छा यहाँ पे ये हुई कि क्यों ना मैं आपको इस चैप्टर को पूरा डिटेल में आपको पढ़ाऊं। अब ऑब्वियस है, जब डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छी चीज पढ़ाऊंगा, तो अच्छी चीज कई बार दांत भी तोड़ देती है। अगर हमने उसको चबा लिया तो यस, हम बिल्कुल लोहा, हमारे दांत लोहा बन जाएंगे। और अगर बाय दी वे हमने थोड़ा सा भी अपनी कंसंट्रेशन लूज की तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। अब नुकसान उस केस में क्या होगा? आप लोग सोचेंगे कि नहीं यार हमें मजा नहीं आ रहा, टीचर अच्छा नहीं। मैं तो बच्चों आप लोगों की अच्छाई के लिए ही सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मुझे कितना सा मेरा काम तो 1/4 में ही हो जाता। फिर क्या हो इसके लिए? तो इसके लिए समाधान बच्चों यही है कि जहां पे भी जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे बार बार पूछें। अगर आप इसको सीख लेंगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सवाल ये कि हम कब तक पीछा छुटाएंगे? भाई आज नहीं सीखेंगे, कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट सीखना तो है, ये तो कन्फर्म है। अब वो बात अलग है, आज सीख लो या कल सीख लो। तो थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ आप, और जो भी आपको समस्या है मुझे आप डिलीवर करें, मैं आपको सारी चीजें बताऊं। ठीक है बच्चों? तो चलिए साहब देखिए टाइप ऑफ फंक्शन। बच्चों 2 तरीके के फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन एंड नॉन एल्जेब्रिक या ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन। 2 तरीके के फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या क्या है बच्चों? देखिए इधर कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, और फिर है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, PEICEWISE, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज का मतलब समझते हो बच्चों? जो फंक्शन बेसिकली टुकड़ों में बटा हुआ है, बिखरा हुआ था इधर उधर, उसके टुकड़े हमने समेट लिए और उनको समेट के जो फंक्शन आया, दैट आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। क्लियर है साहब? देखिए दूसरा नॉन एल्जेब्रिक, जिसमें ट्रांसकेंडेंटल फंक्शन आते हैं। एक है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, तीसरा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और फोर्थ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो आप इसको नोट करिए और एक एक फंक्शन को हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ f(x = c), f(x) या y = c कह दो या f(x = c, बच्चों दोनों एक ही बात होती है, क्योंकि ये पढ़ा दिया ना हमने।
y को एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा मैंने तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो चाहे उसे एफ एक्स बोल दो चाहे y बोल दो, बात एक ही है। तो एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट की फॉर्म में हो उसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। अब वो कुछ भी हो, जैसे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 7, यानी कि ये जो x वाली फॉर्म है y इक्वल टू x की आगे की जो साइड आती है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसे कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। क्या ग्राफ आएगा बच्चों इसका, जल्दी से देखिए। यस, इसका जो ग्राफ आएगा वो ऐसे मान लीजिए, सपोज ये, यानी कि y इक्वल टू 3, क्या हो गया, y इक्वल टू 3। वही बच्चों y इक्वल टू 3 की लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो x एक्सिस के पैरेलल आएगी और ओरिजिन से 3 यूनिट की दूरी पे ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, बोलो। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखते चले जाइए, इस पे हमेशा y की वैल्यू आपको 3 ही मिलेगी कि नहीं। तो ये ढंग से हम इसको प्लॉट करेंगे। तो बच्चों इस फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या हो सकता है, आप बता सकते हो। डोमेन होगा इसका रियल नंबर। क्यों होगा जी रियल नंबर, भाई एफ एक्स इक्वल टू सी या एफ एक्स इक्वल टू 3 या एफ एक्स इक्वल टू 5 या एफ एक्स इक्वल टू 7 इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा ना। तो नहीं कर रहा तो इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू रखो, हर वैल्यू के लिए आपका कांस्टेंट आएगा। तो डोमेन हो गया रियल नंबर। और बच्चों रेंज क्या हो जाएगी, जैसे अगर मैं y इक्वल टू 3 की बात करूं तो रेंज हो जाएगी ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सिर्फ 3। अब अगर मैं यहाँ y इक्वल टू c एक जनरल फंक्शन ले लूं तो बच्चों रेंज क्या होगी उसकी, c, और डोमेन तो रियल नंबर ही होगा क्योंकि c भी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो c मैंने ले लिया, अब c की जगह 3, 5, 7 जो भी रखोगे वही उसकी रेंज हो जाएगी। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है बच्चों। इसके बाद आइए आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एफ y इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू एक्स। एक ऐसा फंक्शन जो y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में है, बोलो इसकी फॉर्म में है y इक्वल टू एक्स। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, कैसा आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब सवाल ये कि जी आप तो बोल देते हो ऐसा आएगा, हम कैसे माने। तो ये तो यार सिंपल है, इसे तो मान सकते हो, अदरवाइज तरीका भी बताऊंगा मैं। ये सिंपल कैसे है जी, भाई सिंपल क्यों है, आप खुद देखिए। y इक्वल टू एम एक्स, आपने 10th क्लास में इक्वेशन पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स, जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो और स्लोप उसका n की जगह 1 रख दूं मैं, tan 45। n क्या होता है, स्लोप ही तो होता, और m का मतलब हो गया tan थीटा, यानी कि स्लोप अगर एंगल 45 है तो tan 45 होता है 1। तो साफ सी बात है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई आगे जाएगी। अब कोई बच्चा कहता है कि ना साहब अभी हमें ये बात क्लियर नहीं हुई, तो भैया कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ में आई एक टेबल बनाओ, आराम से पुट करते चलो। कैसे जी, x की वैल्यू 1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x माइनस 1 बाई माइनस 1, -2 -2 -3 -3। अरे फंक्शन हमारा y इक्वल टू एक्स है कि नहीं है। अब x की वैल्यू आप जो भी रखोगे y वही तो आएगा। तो चलिए पहला x भी 1 y भी 1, x1 बाई 1। तो भाई ये 1 1 पॉइंट आप जानते हो कैसे प्लॉट करेंगे हम, x एक्सिस पे 1 यूनिट जाओ, y एक्सिस पे 1 यूनिट जाओ। अब x एक्सिस से ऊपर लाइन उठा दो, y एक्सिस के हॉरिजॉन्टल लाइन इधर डाल दो, तो ये जो पॉइंट आएगा दिस इज 1 1 आएगा कि नहीं। ऐसे ही 2 पे 2 था, मान लीजिए दूसरा पॉइंट ये आ गया, तीसरा पॉइंट ये आया, बल्कि इसको मैं वैसे दिखाऊं ना, वो तो लाइन सीधी बनी हुई है। एक पॉइंट ये आया हमारा 1 1, दूसरा पॉइंट हमारा ये आया 2 2, तीसरा पॉइंट हमारा सपोज ये आया, और फिर इधर आ जाइए निगेटिव में -1 -1, फिर आ जाइए -2 -2। और बच्चों इन पॉइंट को मिला के आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी कि नहीं आएगी। इस ढंग से टेबल बना के ग्राफ बना लेंगे, कोई भी ग्राफ आप टेबल से बनाएंगे। हाँ, कोई बहुत ही ज्यादा टेडियस टाइप का है, तिरछा टाइप का है, जो कि अभी नहीं मिलेगा आपको, वो आगे चल के मिलेगा। अभी तो बहुत सिंपल से ग्राफ है, तो इस ढंग से टेबल से आप बना लो। तो चलिए बच्चों डोमेन और रेंज बताइए मुझे जल्दी से क्या होगी।
डोमेन और रेंज का तो मैं पीछा छोड़ूंगा नहीं, आपसे पूछता रहूंगा हर प्रॉब्लम में। यार ये तो हमने y इक्वल टू एक्स की डोमेन रेंज तो पहली वीडियो में फाइनल कर ली थी, पढ़ ली थी। डोमेन रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर, यानी कि x की हर वैल्यू के लिए y डिफाइन है तो डोमेन रियल नंबर हो गया। अब x को y के टर्म में लिख दो, y की हर वैल्यू के लिए x डिफाइन है, यस, तो रेंज भी आपके रियल नंबर। और बच्चों एक तरीका और है इनका डोमेन रेंज का, ग्राफ अगर तुम्हें पता हो तो ग्राफ से चेक कर सकते हो। कैसे? आप ये देखिए, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलो बच्चों, आप जानते हो फर्स्ट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x y दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y कैसा होता है? पॉजिटिव। और हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे थर्ड और फोर्थ में y कैसा होता है? नेगेटिव। बात क्लियर है? अब देखिए हमारा ग्राफ क्या में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और थर्ड में भी है और जीरो से पास भी हो रहा है, तो समझिए जरा। यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी है, x की वैल्यू नेगेटिव भी है और जीरो भी है। सेम उसी के करस्पॉन्डिंगली जो ग्राफ आया है y इक्वल टू फंक्शन का आया है ना, तो देखिए y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और जीरो से पास हो रहा है कर। भैया y की वैल्यू रियल नंबर हुई या नहीं हुई? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बोलो बच्चों, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चों? हम जरा एक चीज और ध्यान करिए, ए फंक्शन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, an इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। एक ऐसा, और इसको बच्चों हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा भी कह देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या कह देते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एलजेब्रा। तो सुनिए, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस 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 an। तो एन एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, अब ये n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब n को मान लीजिए आपने वैल्यू 1 दी, तो क्या फंक्शन आ जाएगा? ax प्लस b इस टाइप की फॉर्म आएगी। भाई a0 x प्लस a1 कह दो एक ढंग से, जल्दी बोलो। x को सॉरी n को 1 वैल्यू देंगे तो हम, चलो इसी को देखो यार, फिर आप कहेंगे a0 x प्लस a1, ये आया कि नहीं? ये क्या कहेंगे हम? इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1, जिसको हम लीनियर फंक्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो तो क्या हो जाएगा? a0 x स्क्वायर a1 x प्लस a2, हाँ या ना? तो दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। अगर हमारा फंक्शन सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है इस ढंग से, तो भी हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन ही कहेंगे। क्या कहेंगे? कि इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। क्लियर है बच्चों? तो चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। सिंपल, मुझे तो पता है कि ये पैराबोला है, मुझे मालूम है कि ये ग्राफ कैसा आएगा। ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये पैराबोला है बेसिकली बच्चों। ठीक, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो टेबल बना लो। कैसे साहब? वही x और y, x को 0 रखेंगे बाई 0, x को 1 बाई 1, x को 2 बाई 4, x को 3 बाई 9। अब x की निगेटिव वैल्यू पे आओ, माइनस 1 पे बाई प्लस 1, माइनस 2 पे बाई प्लस 4, माइनस 3 पे बाई प्लस 9। यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, y तो पॉजिटिव ही आना है। तो ये तो क्लियर हो गई कि ग्राफ हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो चलिए 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और 0 पे 0 है ये वैल्यू। अब 1 पे बाई 1 दिस, उसके बाद 2 पे वैल्यू 4 दिस, 3 पे वैल्यू कितनी आएगी? सपोज 9, माइनस 1 पे कितनी है? 1, माइनस 2 पे कितनी है? 4 और माइनस 3 पे कितनी है? 9।
इन सारे पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो ये ऐसी शेप नजर आएगी या नहीं आएगी? मैंने बच्चों यही तो बना के दिखाया था 1 मिनट पहले। बोलो, तो ये ग्राफ किसका हुआ? जल्दी से बताइए, जल्दी बोल दो, किसका ग्राफ है ये? बताइए बच्चों। ये ग्राफ है पॉलिनोमियल फंक्शन यानी कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। बताओ जल्दी से। ठीक, तो डोमेन और रेंज बताइए इसका जल्दी से। डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होगा बच्चों इसका? रियल नंबर। अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू पॉजिटिव भी है, x की वैल्यू निगेटिव भी है और x की वैल्यू 0 भी है। रेंज क्या होगी बच्चों? 0 से प्लस इंफिनिटी नहीं होगी क्या? क्यों साहब? आप खुद देखिए। अरे 0 से प्लस इंफिनिटी क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, और फर्स्ट और सेकंड के सीधा ऊपर चला गया, 0 से पास हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड में y पॉजिटिव होता है तो अपने आप में रेंज आपको पता चल गई 0 से प्लस। और वैसे हमने निकाला ही था x इक्वल टू अंडर रूट y, तो x कब डिफाइन होगा? जब y 0 या 0 से बड़ा हो। तो भाई रेंज हमारी 0 से प्लस इंफिनिटी हुई या नहीं हुई? बोल दीजिए बच्चों जल्दी से। क्लियर है बात? तो ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया। बच्चों अभी मुझे इस पूरे ग्राफ में लगभग 30 से 35 मिनट की एक वीडियो पूरी बना के डालनी पड़ेगी, तभी आपको इसमें मजा आएगा। और अगर इसी वीडियो को मैं लेंथी करता हूँ 1 घंटे का, तो फिर आप पैसे इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वाला पोर्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए यहीं पर थैंक यू, और आप इसको ढंग से देख लीजिए। हैव ए नाइस डे।